हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कंचन। बेटा मैंने 7th क्लास की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन किया था और ये इस वीडियो में आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी और कुछ लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। तो जो हमने ऑन इक्वलिटी के ऊपर जो चैप्टर बेटा रीड किया था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है। कुछ कंडीशन अमेरिका की भी बताई थी मैंने कि उसमें अफ्रीकन लोगों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ था। तो इन सारी चीज़ों की जो हमने स्टडी करी थी, इसमें जो भी पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं ये उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का आज हम स्टडी करेंगे। बेटा ये जो आपका आप दे रखा है इन अ डेमोक्रेसी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट। इट मीन्स कि जो भारत डेमोक्रेसी कंट्रीज़ होती हैं, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार जो हम लोगों को सबको मताधिकार, वोट का अधिकार हम लोगों को मिला है ना, वो किस तरीके से डेमोक्रेसी कंट्री में इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल। जो डेमोक्रेसी कंट्रीज़ होती हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनमें सारे जो सिटीज़न होते हैं, एवरी सिटीज़न यानी सारे जो नागरिक हैं वो इक्वल होते हैं, यानी समान होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी, यानी जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का, यानी सार्वभौमिक मताधिकार का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो सारा किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी समानता के ऊपर बेस्ड है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, इसलिए जो डेमोक्रेसी है यानी जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मैंने बताया था ना लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी बेटा लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र। तो ये जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि जो वहाँ पे जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ हैं वहाँ पर ये आपका होना चाहिए कि भाई उन कंट्रीज़ में लोगों को समानता का व्यवहार मिलना चाहिए, और मिलता भी है काफ़ी सारी सिटीज़ में और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एंड स्टेट में। नेक्स्ट बेटा, अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एवरी एडल्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा इज़ अलाउड टू वोट। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, किसी भी नस्ल, किसी भी धर्म, किसी भी सेक्स यानी कि फीमेल हो या मेल हो, वो सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट है। और बेटा एडल्ट फ्रेंचाइजी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वोट देने का जो अधिकार है वो 18 प्लस होता है, यानी जिन लोगों की 18 प्लस एज होती है, 18 से लेकर और 18 जो प्लस लोग होते हैं उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द बॉक्स आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 वेज इन विच दीज आर्टिकल्स एड्रेस इनइक्वालिटी। बेटा हमने जो चैप्टर फर्स्ट में है ऑन इक्वालिटी में हमने जो एक कॉलम सा पढ़ा था ना आर्टिकल 15 में, कि आर्टिकल जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 15 के अंडर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं जिससे कि इक्वालिटी दर्शा सके और किस तरीके से इनइक्वालिटी को ख़त्म किया गया है। तो वो कह रहा है कि आप एक बार फिर से जो आर्टिकल 15 है उसको रीड करें और उसके 2 तरीके बताएं जिसमें असमानताएं होती हैं, जिनकी वजह से हमारी कंट्रीज़ में या अदर कंट्रीज़ में असमानताएं पाई जाती हैं। तो दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ access टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी कि जितनी भी शॉप्स, दुकानें होती हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, जितने भी जो एरियाज़ हैं हम उसमें देखते हैं कि काफ़ी जगह पर हमें इनइक्वालिटी की भावना लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये 2 वेज कह रहा है ना ये क्वेश्चन। तो एक वेज तो ये हो गया कि हमें शॉप्स पर भी, होटल में भी, आपने देखा है ना कुछ होटल ऐसे होते हैं कि वहाँ कि नहीं आप, अब तो खैर काफ़ी चीज़ें रिमूव कर दी हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। अब इतना इक्वालिटी
इनइक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, बट हाँ बिफोर समटाइम्स वी कैन से वी आर लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद ईच अदर्स, राइट बेटा। तो हम देखते हैं अपने आसपास के जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं और जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे इनइक्वालिटी पाई जाती है। एंड सेकेंड थिंग इज द यूज ऑफ वेल्स, टैंक, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। बेटा और सेकंड बात है, एक तो हमें शॉप्स वगैरह में इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी और हमने कई जगह पे सुना होगा कि जो दलित लोग होते थे उनके कुएं, टैंक्स अलग होते थे या बाथिंग घाट अलग होते थे, घाट जहाँ पे नहाना धोना होता है नदियों के आसपास। तो और जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनके अलग बाथिंग घाट होते हैं। तो इन सारी जगहों पर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो हमने जो आर्टिकल 15 रीड करा था, आपको उसको फिर से एक बार रीड करना और अपने वर्ड में यू कैन गिव द आंसर ऑफ योर वर्ड्स। ओके बेटा। नया क्वेश्चन है आपका, इन वॉट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। जो ओम प्रकाश जी के साथ जिस तरीके से जो व्यवहार हुआ था, जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ था, वैसा ही सिमिलर अंसारी के साथ हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके का दोनों के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ था, किस तरीके से उनके साथ घटनाएं बीती हुई थी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन। ओम प्रकाश वॉज नॉट अलाउड टू सिट with other student in the classroom and was made to sweep the school and the playground only because he was a Dalit। ओम प्रकाश और वाल्मीकि, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों के साथ ही भेदभाव हुआ था। जो ओम प्रकाश जी थे उनको अलाउ नहीं किया था, जो और अपने क्लासमेट के साथ बैठने के लिए उनके टीचर्स ने अलाउ नहीं किया था, जिसकी वजह से किस वजह से कि वो एक दलित हैं। और जो इनके टीचर्स थे उनको स्कूल में और उस स्कूल के जो प्लेग्राउंड में झाड़ू लगवाया करते थे। सिमिलरली और ऐसा ही द अंसारीज वर नॉट गिवन अ फ्लैट इन अ लोकेलिटी वेयर लिव द पीपल बिलोंगिंग टू रिलीजन अदर देन देयर्स। और अंसारी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था जब उन्होंने सोचा कि एक लोकेलिटी में हम एक फ्लैट खरीद लें या हमें रहने के लिए मकान मिल जाए, तो उनको भी मकान रहने के लिए नहीं मिला था। द मोमेंट द लैंड लेडी केम टू नो अबाउट देयर नेम्स, जैसे ही जो उनकी मकान मालकिन थी, लैंड लेडी क्या होता है बेटा, मकान मालकिन है ना, जो उनकी मकान मालकिन थी, जैसे ही उनको पता चला कि इनके नाम से कि ये किस रिलीजन के लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन द बोथ केस द शी डिक्लाइन टू रेंट द हाउस, उन्होंने घर को रेंट पे देने के लिए उनसे मना कर दिया, क्योंकि वो जान गई थी वो किस धर्म के लोग हैं, बिकॉज ऑफ देयर नेम। इन बोथ द केसेस द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन इज वायलेट। हम इस केस में कह सकते हैं कि जो इनकी डिग्निटी है, डिग्निटी मैंने बताया था ना क्या होती है, गरिमा। डिग्निटी क्या होती है, गरिमा। उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, डिग्निटी एक सेल्फ रेस्पेक्ट खुद का। तो जो हम इसमें कह सकते हैं कि इन दोनों ही केसों में उन लोगों की डिग्निटी के साथ हनन हुआ है, वॉयलेट हुआ है, उनका हनन हुआ, उनकी डिग्निटी का, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट का, राइट। आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? What do you understand by the term? आप क्या समझते हैं all person are equal before the law, कि सारे व्यक्ति लॉ यानी किसी भी लॉ से पहले सारे व्यक्ति इक्वल हैं। Why do you think it is important in a democracy? और ये जो डेमोक्रेसी कंट्रीज होती हैं, डेमोक्रेसी स्टेट है, उसमें क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें? तो हम इस आंसर में लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ डोमेस्टिक हेल्थ लाइक कांता हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। कि चाहे हम हमारे देश का कोई प्रेसिडेंट हो
या फिर कोई घरेलू काम करने वाला कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे कि कांता, उन सबको समान अधिकार प्रोवाइड हैं। नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेसेस, कास्ट एटसेट्रा। हम किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट मैंने बताया था ना, भेदभाव, तो किसी भी व्यक्ति को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी रिलीजन का हो या रेस का हो, यानी किसी भी नस्ल का हो, कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। इन सब व्यक्तियों के लिए जितने भी सारे प्लेसेस है, चाहे वो कौन सा भी पब्लिक प्लेस हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, होटल हो, वेल्स, कुएं, रोड, कोई भी एरियाज हो, सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए उपलब्ध है। किसी से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता इन डेमोक्रेसी कंट्री, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, इट मीन्स इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इसलिए जो डेमोक्रेसी कंट्रियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसमें समानता की भावना हो, जिससे कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें। इक्वालिटी इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। देखो बेटा कितनी अच्छी बात बोली है कि जो डेमोक्रेसी है, जो उसमें यानी जो लोकतंत्र राज्य है, जो इक्वालिटी की जो भावना होती है वो उसकी आत्मा है। जो लोकतंत्र राज्य है उसमें इक्वालिटी उसकी आत्मा है। We know that democracy is a form of government which gives equal importance and recognition to all. हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की फॉर्म है। जाहिर सी बात है जो डेमोक्रेटिक अगर कंट्रीज हैं, क्योंकि भेदभाव तो लोग आपस में करती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ने सारे स्कीम और सारी जो योजनाएं चलाई हुई हैं उसी के अंदर तो ये हम सब लोग इक्वल हुए बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। तो विच गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस एंड रिकग्निशन टू ऑल, इसीलिए हम सब इक्वल हैं और ये इक्वलिटी की भावना हम सब लोगों में इम्पोर्टेंट है और ये हम सबको रिकग्निशन कर, ये हम सबकी एक पहचान है, ये हमारी सबकी पहचान है। इफ इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा, जो भी इनइक्वालिटीज देखो किन किन चीज़ों पे और भी हो सकती है। कास्ट के बेस पे यानी किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, रेस किसी भी नस्ल का व्यक्ति हो, रिलीजन किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इनके बेस पर इनक्वालिटी हो सकती है और होती भी है। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, और ये कंटिन्यू होती है और इनको निकाला जा सकता है। डेमोक्रेसी वुड नेवर फ्लोरिश, अगर जिन डेमोक्रेटिक कंट्री में या जिन डेमोक्रेसी स्टेट में आपका कास्ट के बेस पर, रेस के बेस पर, रिलीजन के बेस पर अगर इनइक्वालिटी होती है तो डेमोक्रेसी वुड नेवर फ्लोरिश, तो हमारी जो लोकतंत्र राज्य कभी भी पनप नहीं पाएगा। फ्लोरिश क्या होता है बेटा? पनपना। फ्लोरिश क्या है बेटा? पनपना, जैसे कि डेवलप करती है ना कंट्रीज, उसी तरीके से फ्लोरिश क्या होता है? पनपना। तो अगर हमारे बीच में थोड़ा सा भी भेदभाव रहेगा तो हम पनप नहीं पाएंगे, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं पनप पाएंगी। इंस्टीड, इसके बावजूद, इट वुड पेरिश वेरी सून, और ये बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएंगी, यानी जितनी भी अच्छाइयाँ होंगी डेमोक्रेसी कंट्रीज में वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ओके बेटा, आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। बेटा शायद इसमें क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मिस हो गया है इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में था कि जो आर्टिकल 95 है, तो वो आर्टिकल डिसेबिलिटीज लोग होते हैं ना, जो विकलांग लोग होते हैं, तो आर्टिकल जो हमारा गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी लोगों के लिए चलाया था 1995 में सबसे पहले पास किया था। तो उस आर्टिकल्स में जो गवर्नमेंट ने डिसेबल लोगों के लिए जो नियम पारित किए थे उसमें क्या क्या बातें कही हुई हैं या किस लेवल पे बातें कही हैं। यानी डिसेबल पर्सन जो विकलांग व्यक्ति होते हैं बेटा, चाहे वो आँख से विकलांग हो या पैर से विकलांग हो या हाथ से विकलांग हो, तो बेटा हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हर किसी के साथ भेदभाव ना हो, कुछ लोग होते हैं ना किसी को लंगड़ा कहकर बुलाते हैं, किसी को काना कहकर बुलाते हैं, तो हम उनको चिढ़ाते हैं, क्या है, हम अपने आप को सुपेरियर समझते हैं, राइट, इसलिए तो हम दूसरों को इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन बिकॉज वी शुड फिनिश
these type of things in our human societies because we are human being। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो ये हमें खुद से तो सोचना ही चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने भी कुछ नियम पास करे हैं, उसके अंतर्गत ये सारी बातें आई हैं। जो गवर्नमेंट है, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उसने एक एक्ट पास किया 1995 में डिसेबिलिटीज, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए। दिस लॉ स्टेट दैट पर्सन disabilities have equal right, that the government should make possible their full participation in society। जो भी डिसेबिलिटीज वाले व्यक्ति हैं उन सबको इक्वल राइट्स हों, समान अधिकार हों। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने अधिकार चलाए हैं जॉब के लेकर या आप कह लो आने जाने को लेकर या रोड से रिलेटेड, वो सिर्फ एक सिंपल व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सारे व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या फिर कोई अमीर व्यक्ति हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर मिडिल क्लास लोग हों। तो इन सब के लिए सोसाइटी में के जो डिसेबल व्यक्ति हैं उनको भी पार्टिसिपेट मिले, उनका भी भागीदार है इस सोसाइटी में। सारे नियम लागू जो गवर्नमेंट करती है उन सबका समान अधिकार इन लोगों को भी दिया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स। जो गवर्नमेंट है उसने हमारी एजुकेशन में इतनी अच्छी बात बोली है जो उस आर्टिकल्स में, कि जितने भी व्यक्ति डिसेबल व्यक्ति हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी स्कूलों में। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग, स्कूल एट्सेट्रा। और जो इक्वालिटी का जो ये लॉ पारित किया था डिसेबल व्यक्तियों के लिए, ये सभी सेक्टर में लागू है, चाहे वो फिर स्कूल हो या कोई बिल्डिंग्स हो या जॉब सेक्टर हो। हर किसी सेक्टर में इन सारी चीज़ें जो इक्वालिटी है वो समान दर्जा प्रोवाइड कराती है फॉर द डिसेबल पर्सन। एंड स्कूल बी असेसेबल एंड प्रोवाइड विद रैम्स। अब बेटा क्योंकि स्कूल हो या बिल्डिंग्स हो, जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी या जितने भी स्कूल्स बनेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सबको जो डिसेबल व्यक्ति हैं जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए, जैसे आप स्टेयर्स बनाते हैं लोग, है ना, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स क्या होता है, सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ जो बनाते हैं, अब उस पर एक विकलांग व्यक्ति तो जा नहीं सकता, या कह लो जो उसकी व्हील चेयर है वो भी नहीं जा सकती है। तो इस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी स्कूलों में भी, और जो जॉब सेक्टर है उसमें जिस एक रैम्प बनाया जाएगा। आपने देखा होगा ना, एक प्लेन एरियाज होता है वहाँ पर व्हील चेयर जा सकती है, तो एक रैम्प जरूर बनाया जाएगा, चाहे वो मॉल की बिल्डिंग्स हो या स्कूल की बिल्डिंग्स। ओके, लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड द थिंक अबाउट द बॉय who is being carried down the stairs। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चा है उसको दिक्कत हो रही है स्टेयर से उतरने के लिए, है ना। थिंक दैट above law is being implement in the case। आप सोच सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये लॉ पहले प्रोवाइड किया हुआ था तो इस ये दिक्कतें इसको सामना ना करना पड़ता, या इतने सारे लोग इसको पकड़ कर नहीं उठाते। वो तो अगर रैंप होती तो वो तो खुद से चला जाता। अब जब इसको इतने सारे व्यक्ति उठाएंगे तो बताओ उसको डिग्निटी पे असर पड़ेगा कि नहीं। उसके अंदर फील होगा कि अरे मैं तो चल नहीं सकता हूँ, देखो मुझे कितने लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। बट अगर रैंप होगा वहाँ उनकी व्हील चेयर जा सकती है तो वो खुद ही जा सकते हैं, किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, और उनको सेल्फ रेस्पेक्ट भी फील होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट्स हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी। जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियाँ हैं, हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट, जब वो नीचे उतर रहा था किस तरीके से जो सीढ़ियाँ उसे इफेक्ट कर रही थी उसकी डिग्निटी को, एज वेल एज हिज सेफ्टी, और उसकी सेफ्टी को भी। अभी पिक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है लेकिन आप इसको आंसर दे सकते हैं। द बॉय इन द फोटोग्राफ इज डिसेबल्ड। जो लड़का हमें दिखाया जा रहा है जो डिसेबल है इस फोटोग्राफ में, एज पर द लॉ दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन accessible for him, but we see the law is not being implemented in his case। जब ये घटना हो रही थी उस टाइम पर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ये लॉ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, लागू नहीं किया था। इम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? लागू। जब ये घटना हुई थी इस फोटोग्राफ में उस टाइम तक इस केस के बारे में गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ पारित
नहीं किया था। ही इज बीइंग कैरिड डाउन बाय सिक्योरिटी पर्सनल्स थ्रू स्टेयर्स। ही इज बीइंग कैरिड डाउन बाय सिक्योरिटी, उसे सिक्योरिटी के साथ उसको सीढ़ियों से उतारा गया। दिस बिल्डिंग डज नॉट प्रोवाइड रैम्प, क्योंकि इस बिल्डिंग में रैंप नहीं थी। मैंने बताया था ना, एक फ्लैट एरिया होता है जहाँ पर व्हील चेयर वगैरह जा सकती हैं, तो इस बिल्डिंग में रैंप प्रोवाइड नहीं थी। इसकी वजह से लोगों ने इसको नीचे सीढ़ियों से उसको संभाल कर उतारा सिक्योरिटी के साथ। द बॉयज डिग्निटी इज ओवरलुक्ड हियर। हाँ, मान सकते हैं कि इसमें जो बॉय की डिग्निटी है, डिग्निटी मैंने बताया था पहले ही आपको, डिग्निटी क्या होती है? गरिमा, सेल्फ रेस्पेक्ट। जो बॉय की जो डिग्निटी है वो ओवरलुक्ड हियर, यहाँ देखी जा सकती है। ही मे मोरली फील इंफीरियर, वो अंदर से कुछ ना कुछ तो फील कर ही रहा होगा। द वे ही इज कैरिड डाउन द स्टार्स मे प्रूव डेंजरस, और ये सारी चीज़ें जो उसको फील हो रही हैं वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। लॉ शुड टेक दिस केस टू बी द कोर्ट, और इसी वजह से जो ये केस है उस लॉ नियम जो कानून है कोर्ट में गया और गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया। ये आपके थोड़े ब्रीफली क्वेश्चन थे। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट आते हैं आपके ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज जूटन। अच्छा बेटा, व्हाट इज जूटन अबाउट, आपने पढ़ा था ना ये जूटन क्या है, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को ये तो लिखा है कि इट इज अबाउट द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप अ दलित बॉय, कि ये जो एक दलित व्यक्ति का एक्सपीरियंस की एक कहानी है कि जो जिस तरीके से वो ग्रो करता है, जिस तरीके से धीरे धीरे वो बड़ा होता है, इन इन चीज़ों का सामना करता है। एक दलित व्यक्ति, बहुत कड़वा सच है, बिटर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कड़वा, ये बहुत ज़्यादा दयनीय है, बट आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जूटन इज अ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वाल्मीकि, यू कैन से दैट, राइट। आई रिपीट इट, जूटन इज अ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वाल्मीकि, या आप कह सकते हैं रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके बेटा, आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट सजेशन वाज गिवन टू अंसारीज बाय प्रॉपर्टी डीलर। जो डीलर था, है ना, प्रॉपर्टी डीलर था, उसने जो अंसारीज को क्या सजेशन दिया, क्या एडवाइस करी। ओके, तो आपको पता है ना कि जब उनको एड्रेस, जब उनको लोकेलिटी में उनको रेंट पे लेने के लिए मकान नहीं मिल रहे थे, उसके लिए क्या हुआ था कि उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, घर नहीं, मकान नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन की वजह से। तो आप इसमें लिख सकते हैं, दे वर सजेस्टेड टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देम सेल्फ मिस्टर एंड मिस्टर कुमार। तो जो डीलर था, देवर, आपको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर was suggested to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। जो डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर था, जब उनको रेंट पे मकान नहीं मिल रहा था तो उसने उनको सजेस्ट किया अंसारीज को कि वो अपना नाम चेंज कर लें और मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लें, तो उनको जल्दी मकान मिल जाएगा। ओके, तो कुछ जो चेंजेस मैं बता रही हूँ तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे देवर की जगह आप लिख सकते हैं प्रॉपर डीलर वॉज, है ना, देयर नेम्स की जगह लिख सकते हैं आप अंसारीज नेम। ओके बेटा, तो ये कुछ चेंजेस हैं, यू कैन चेंज ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ऑन व्हाट बेसिस वर द अंसारीज ट्रीटेड अनइक्वालिटी। जो अंसारीज थे, अंसारी जो फैमिली थी, उनके साथ अनइक्वालिटी का जो ट्रीट हुआ था, किस तरीके से होता, क्या हुआ था उनके साथ। तो द अंसारीज वर ट्रीटेड अनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसके बेस पर उनके साथ भेदभाव हुआ था? बिकॉज ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो अलग धर्म के लोग थे, इसी की वजह से। तो उन्होंने जैसी लैंड लेडी ने उसका नाम सुना कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, तो उसने मना कर दिया ना कि हमारे यहाँ पे तो नॉन वेज नहीं बनता है और हम नहीं रख सकते अपने घर पर, मना कर दिया था ना, बिकॉज ऑफ रिलीजन अंसारीज को। तो अंसारीज के साथ जो इनइक्वालिटी का व्यवहार हुआ था, ट्रीटेड यानी व्यवहार, जो उनके साथ व्यवहार हुआ था, इनइक्वालिटी यानी असमानता का, वो किसके बेस पे हुआ था? धर्म के बेस पर, रिलीजन के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटी। आप डिग्निटी से क्या समझते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार रिपीट किया है डिग्निटी के बारे में। डिग्निटी क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट। तो आप कह सकते हैं डिग्निटी मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर एज वर्थी ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी खुद की रेस्पेक्ट और दूसरे व्यक्तियों की भी रेस्पेक्ट। राइट बेटा, आप इसको डिग्निटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं 1 मिनट बेटा बस, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 ways in which the government has tried to implement the equality that guaranteed in the constitution, कि वो कौन से 2 ऐसे आपके पास तरीके हैं गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लागू किए जा सकते हैं, किससे? that guaranteed in the constitution, कि जिसकी वजह से उनको समानता का व्यवहार मिले। ऐसे कौन से 2 ऐसे नियम हैं गवर्नमेंट द्वारा जो लागू किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो सके? तो बस, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। नंबर 1 थ्रू लॉ, यानी कि नियम या कानूनों के जरिए, इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प अनप्रिविलेज्ड ग्रुप। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो भी स्कीम चलाई जा रही है, हेल्प अनप्रिविलेज्ड ग्रुप, यानी जो दलित वगैरह लोग हैं या जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, उनके जरिए भी हम इक्वेलिटी ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में और कानून के द्वारा भी इक्वेलिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who have been employed to cook the meal under मिड डे मील स्कीम। जो आपकी जो मिड डे मील स्कीम चलाई थी ना बेटा, तो वहाँ पर जो स्कूल में जो मिड डे मील कहाँ चलाई गई थी? स्कूल में चलाई गई थी। तो वहाँ पर कौन खाना बनाता था? who have been employed, कौन एम्प्लॉयड था, कौन वर्कर था खाना बनाने के लिए? तो मैंने बताया था ना कि वहाँ पे जो दलित महिलाएं थी वही खाना बनाती थी। तो आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस, कि वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना बनाने वाली महिलाएं थी वो कौन थी? दलित वुमेन थी। और ऐसा क्यों किया गया था? कि लोगों में इक्वेलिटी की फीलिंग आए और इक्वेलिटी की भावना जाग सके, उनके समानता का व्यवहार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड B.R. अम्बेडकर व्यू सेल्फ रेस्पेक्ट। मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी ना भीमराव अम्बेडकर की। B.R. अम्बेडकर कौन है बेटा? भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनके व्यू में सेल्फ रेस्पेक्ट है क्या? तो जो मैंने फोटो के नीचे जो डेफिनेशन दिखाई थी ना, आप वो भी लर्न करके लिख सकते हैं उसको। आपको नहीं पता हो तो आप पहला वीडियो देखना और उसमें मैंने जो फोटो के नीचे आपको कुछ डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी, आप वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन दिस आंसर। एंड यू कैन से ऑल्सो B.R. अम्बेडकर व्यूड सेल्फ रेस्पेक्ट। जो B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जो व्यू था, उनके नजरिए में सेल्फ रेस्पेक्ट एज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, सबसे बड़ा जीवन का मोस्ट वाइटल फैक्टर था वो, विदाउट विच मैन वॉज साइफर। उसके बिना जो व्यक्ति है कुछ भी नहीं है, उसके बिना व्यक्ति समाज में साइफर है, यानी कि जब तक डिग्निटी नहीं है उसके बिना व्यक्ति कैसा है? साइफर है। और साइफर क्या होता है बेटा? साइफर होता है बेटा, आप कह सकते हो कि जीरो के समान, यानी कि उसके बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है जब तक कि उसका सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो, अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the condition of the African Americans in the United States of America prior to 1950? कि 1915 से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे अमेरिका में, उनकी कंडीशन क्या थी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से सुन लो बेटा। जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे यूएसए में, अमेरिका में 1950 से पहले उनकी कंडीशन क्या थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो प्रायर टू 1915 यानी 1915 से पहले द अफ्रीकन अमेरिकन्स
were treated extremely inequality in the USA and denied equality through law. थ्रू लॉ बेटा यानी कि 1950 से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकी थे उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, अनसमानता का व्यवहार होता था एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा इन द यूएसए डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। और वहाँ का जो नियम कानून भी कुछ इस तरीके से बने थे कि उनके साथ अनइक्वलिटी होती ही थी बिफोर द लॉ। बट आफ्टर सम टाइम्स आपने पढ़ा था ना, जो रोज़ा पार्क्स थी उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ और फिर 1964 में जाके फिर अमेरिका गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया गया जिसके जरिए उनको सब समानता का व्यवहार मिला। तो ये सारी बातें मैं आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो। यू हैव टू वॉच बिफोर सॉल्व दीज आंसर्स। इफ यू वॉच दीज वीडियोज रियली, if you were watch these videos, definitely you can write self answer of these questions. Okay, next है बेटा आपका क्वेश्चन, what is known as the civil right movements? सिविल राइट मूवमेंट्स आपने पढ़ा था ना कि जो जनता के लिए अधिकार का जो जनता के अधिकारों के लिए जो आंदोलन किया गया था उसके बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज नोन, क्या है ये? तो अ मूवमेंट टुक प्लेस इन द यूएसए। जो ये मूवमेंट हुआ था, जो ये आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था? यूएसए में। इन लेट 1950 का कब हुआ था बेटा? 1950 में। टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। किस लिए हुआ था? कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको इक्वल राइट मिल सके, क्योंकि 1950 से पहले तो उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अनइक्वालिटी होती थी ना, तो इसलिए ये आंदोलन किया गया। दिस मूवमेंट लेटर केम टू बी नो एज सिविल राइट्स मूवमेंट, और इसको हम सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, या इस आंदोलन को हम सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आपके कुछ वेरी शॉर्ट थे और कुछ ये ब्रीफली क्वेश्चन आंसर थे आपके, है ना। ये थोड़े आप इनको थोड़े लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं, हालांकि कुछ लॉन्ग आंसर भी और है मेरे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ उन जो कुछ लॉन्ग आंसर है उनके आप खुद से आंसर बनाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं कुछ वेरी शॉर्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिए हैं, वेरी शॉर्ट भी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन एंड आंसर। एंड शॉर्ट आंसर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ये नीचे लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका मैं मीनिंग बता दूंगी, लेकिन आप खुद से ही ट्राई करना इनको एक्सप्लेन करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? कि जो कांता थी ना वो किस तरीके से अनश्योर थी, वो किस तरीके से विश्वास नहीं था। कि वो एक तरफ तो ये सोच रही थी ना कि एक तरफ तो हम एक साथ लाइन में खड़े हैं, सारे अधिकार हमारे पास हैं, तो वो सारी चीजें वो अनश्योर क्यों थी? मतलब एक समानता के व्यवहार होने के बावजूद, एक समानता की लॉ कानून नियम वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी वो अनश्योर क्यों थी, अविश्वसनीय क्यों थी? तो कांता इज अ पुअर डोमेस्टिक वर्कर। कांता एक गरीब महिला थी जो घर में काम करती थी, डोमेस्टिक वर्कर जो घरेलू काम काज महिलाएं होती है जो। सी लिव्स इन अ स्लम विच इज वेरी फिल्थी। वो एक ऐसे एरिया में रहती थी जो बहुत ही ज्यादा गंदा था। Her daughter is sick but she cannot skip work because she needs to borrow money from her employers to take her daughters to the doctor. उसकी बेटी बीमार थी लेकिन वो फिर भी अपने काम को स्किप नहीं कर सकती थी, छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसको पैसे लेने के उधार लेने थे अपने मालिक से और डॉक्टर के पास उसको अपनी बेटी को ले जाना था। हर जॉब एज डोमेस्टिक हेल्प इज़ नॉट परमानेंट। जो उसकी जॉब थी, जो घरेलू काम करने की जो उसकी जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी। शी कैन बी रिमूव्ड बाय हर एम्प्लॉयर्स एनी टाइम। वह किसी भी टाइम उस जॉब से निकाली जा सकती थी, उसकी परमानेंट जॉब नहीं थी, तो इसीलिए तो वो अनश्योर थी, इसलिए तो अविश्वसनीय था उसे कि अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो मैं पैसे कैसे लेकर आऊंगी उधार, अपने मालिक से पैसे कैसे मांगूंगी, अपनी बेटी का इलाज कैसे करा पाऊंगी।
तो हमारी जो आजकल तो लिमिटेड फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे तो बेटा जॉब एक तरह से श्योरिटी होती है उसमें कि हाँ अगर आप बीमार पड़ सकते हैं तो छुट्टी ले सकते हैं, और छुट्टी के बावजूद भी कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनको वो लोग पैसा भी देते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको वो फ्री इलाज भी करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंटेन टू डिफरेंट काइंड, मेंशन टू डिफरेंट, आपको मेंशन करना है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, गिव एग्जाम्पल। आपको दो डिफरेंट बताने अनइक्वालिटी के जो हमारे देश में पाया जाता है, जो हमारे देश में देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें। तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री आर इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम एंड दैट बेस्ड ऑन द रिलीजन। अगर ये बेटा शॉर्ट में, जो वेरी शॉर्ट में होता तो यहाँ तक ही आंसर काफ़ी था, रिलीजन तक। टू डिफरेंट से लेकर और कहाँ तक इनफ था ये हमारा, रिलीजन तक। बट क्योंकि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। टू डिफरेंट तो बता दिए कि हमारे जो कंट्री में किस तरीके की इनइक्वालिटी होती है, एक तो कास्ट सिस्टम पर और एक होती है रिलीजन पर, यानी जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर। अब किस तरीके से होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है, गिव एग्जाम्पल दे रखा है ना ऊपर क्वेश्चन में, गिव एग्जाम्पल, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वालिटी बिकॉज ही वॉज अ दलित। ओम प्रकाश जी के साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी का ट्रीटेड किया गया था, इनइक्वालिटी का व्यवहार किया गया था क्योंकि वो एक दलित थे। इन स्कूल हिज हेडमास्टर मेड हिम स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। उनके जो मास्टर जी थे उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाया करते थे और प्लेग्राउंड में भी झाड़ू लगवाते थे, राइट। और जो अंसारी थे, तो अंसारी वर ट्रीटेड अनइक्वालिटी ऑन द बेसिस डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। जो पहले पढ़ा था हमने किसके बेस पे पढ़ा था, कास्ट के बेस पर, और ये किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे। तो जो अंसारी थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो किस बेस पे हुआ था, रिलीजन के बेस पर। दे वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। They were about to take an apartment at the first sight, but the moment and landlady knew their names, she declined on the rent on the house. तो उन्होंने जब वो घर ढूंढ रहे थे, अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे सिटी में, तो उनसे मना कर दिया जाता है ना। लैंड लेडी जैसे ही उनका नाम सुनती है तो उनसे घर देने के लिए मना कर देती है। ओके, तो ये आंसर्स हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन से साफ से ही नहीं, कई बार ये सिविल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ये इस लेवल का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप एक नोट लिखो जो हमारे इंडिया में, हमारी डेमोक्रेसी इंडियन कंट्री है ना, हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया है हम लोग, तो जो हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र राज्य में समानता के बारे में आप एक नोट लिखिए कि हमारे यहाँ की जो समानता है वो किस तरीके से है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज ऑल पर्सन एज इक्वल्स। दिस मीन्स दैट वेरी इंडिविजुअल इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज अ रिकग्नाइज्ड एज इक्वल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो भाई पहचान है कि जो सारे व्यक्ति हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो पहचान ही यही है कि जो सारे व्यक्ति हैं कि वो कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं इन द कंट्री, हमारे जो कंट्री में इंडिविजुअल व्यक्ति है वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कैसी भी एजुकेशन हो उसकी, कैसा भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो उसका, यानी कैसी भी आर्थिक स्थिति हो उसकी, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, सारे लोग समान हैं। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता का दर्जा प्रोवाइड कराता है। ऑल्दो इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री, yet द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकग्नाइज्ड। इस प्रकार जो इनइक्वालिटी है यानी जो असमानता है फिर भी देखने को मिलती है, स्टिल एग्जिस्ट इन अवर कंट्री, हमारे देश में फिर भी देखने को मिलती है कि जो हमारे सिद्धांत हैं इक्वालिटी के सभी व्यक्तियों के लिए,
यानी जो हमारे सिद्धांत है, इतने सारे सिद्धांत होने के बावजूद भी हम अपने देश में इनइक्वालिटी की भावना देखने को मिलती है। देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी। और हम देखते हैं कि काफ़ी जो वर्क वाले जो प्लेस होते हैं, देयर आर सेवरल दैट द वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी। कई सारे जो वर्क प्लेस ऐसे कि वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है और उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा का ध्यान रखा नहीं जाता है, और इन सारी चीज़ों को हमें देखने को मिलती है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रोवाइड करा दिया कि सारे लोग समान है, चाहे वो एजुकेशन हो, रिलीजन हो, किसी भी कास्ट का हो, बट इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हमें काफ़ी सारी जगहों पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सिविल राइट्स एक्ट 1964। एक छोटा सा नोट लिखिए, कुछ लाइनें ऐसी लिखिए जो सिविल राइट एक्ट हुआ था ना 1964 में, उसके बारे में। आपको पता है ना कि 1950 में अमेरिका में क्या हुआ था कि वहाँ पे नस्ल के गोरे और काले के बीच में भेदभाव हुआ था। अफ्रीकन लोगों को समझा नहीं जाता था, कुछ उनके सेपरेट स्कूल होते थे, सेपरेट वर्कर सेक्टर होते थे। तो उसी दौरान जब आफ्टर 1950 के दौरान एक सिविल राइट आया, यानी नागरिकों का अधिकार आया। कब आया? 1964 में, वेयर इट इज़ पास्ड बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट इन अमेरिका। तो उसके बारे में हमें ये शॉर्ट नोट लिखना है। द सिविल राइट्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1964। जो ये एक्ट है वो कब लागू किया गया? 1964 में। नागरिकों के अधिकार का जो वोट है ये लागू किया गया था कब? 1964 में। द एक्ट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। ये जो एक्ट है उसने बिल्कुल निषेध, प्रोहिबिटेड होता है बेटा निषेध करना या किसी चीज़ को ख़त्म करना। डिस्क्रिमिनेशन, आई हैव ऑलरेडी अबाउट दिस वर्ड्स, ओके। भेदभाव, तो जो भेदभाव का जो बेस था हमारे उसमें नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो ये सारी चीज़ें उस एक्ट के दौरान ख़त्म कर दी गई। किस एक्ट के दौरान? 1964 में। वेयर? इन अमेरिका। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। जो पहले, क्योंकि अमेरिका ने इतना ज़्यादा भेदभाव था उस टाइम पर 1950 में कि उस अलग अलग स्कूल बना दिए थे, है ना। अफ्रीकन अमेरिकन से उनके लिए अलग और जो अमेरिकन है उनके लिए अलग। बट आफ्टर दिस लॉ, आफ्टर दिस एक्ट, all discrimination finished by the American government and they would no longer have to attend separate। उसने उस जितने भी अलग स्कूल थे वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाकर कहीं से कुछ भी खरीद सकता है, कहीं किसी भी कंपनी में जाकर वर्क कर सकता है। However, a majority of African Americans, however, हालांकि a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। हालांकि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो लगातार इस दौरान मूवमेंट करते रहे, लेकिन जो उनका जो वहाँ की बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट है, मतलब जो अमेरिका में जो ज़्यादा तादाद है गरीब लोगों की, उसमें ज़्यादातर जो गरीब हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन ही हैं। यानी ये सारे नियम लागू कानून होने के बावजूद बेटा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं सोसाइटी में। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन और हैं, तो मैं आप चाहो तो इसको पॉज करके लिख सकती हो क्योंकि ये सारा कुछ वही है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, फिर उसी को थोड़ा डिटेल में बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविज़न मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिकग्नाइज ऑफ इक्वालिटी। कौन कौन से प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी को रिकग्नाइज करते हैं। तो आप इसको अगर अच्छे से रीड करेंगे तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड रियली। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। कि किस तरीके से इक्वालिटी की इस्टेब्लिश करने के लिए सोसाइटी में किस तरीके से कंटिन्यूअस स्ट्रगल किया गया।
तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप इसको एक बार पॉज करें और खुद से रीड करके यू कैन राइट क्वेश्चन आंसर। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चन एंड आंसर। ओके बेटा, और मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा नेक्स्ट प्रोवाइड कराऊंगी, आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 2 वीडियोस के आपको एक्सप्लेन करे हैं, 2 चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, और मैं इन दोनों के क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी। ओके बेटा, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके बेटा।